हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ इंडस्ट्रीज, ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने जो पढ़ा था, हमने देखा था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। दैट मीन्स हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, उनके बारे में पढ़ा था। तो जिसमें हमने फर्स्ट देखा था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो कि जमशेदपुर में सबसे पहले जो स्टील इंडस्ट्री जो एस्टैब्लिश की थी वो थी आपकी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, जो कि जमशेदपुर, जो कि आपके झारखंड में है, वहाँ पे इसको लोकेट किया था 1947। यानी कि आज़ादी से पहले एक ही आयरन और स्टील प्लांट था। प्लांट का मतलब यहाँ पे है इंडस्ट्री से। ठीक है, तो 1947 से पहले, आज़ादी से पहले एक ही आयरन स्टील इंडस्ट्री थी कंट्री के अंदर, और वो कौन सी थी, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हमने हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा था। आगे क्या बोला गया है, ये प्राइवेटली ऑन थी। प्राइवेटली ऑन क्यों थी, क्योंकि इसमें टाटा जो थे उन्होंने इसको खरीदा हुआ था और उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए, कुछ स्टेप्स लिए, ताकि वो भी आयरन और स्टील प्लांट्स को या स्टील इंडस्ट्री को क्या कर सके, सेटअप कर सके। टिस्को जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1907 में, साकची में। ठीक है, साकची एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पे है, आपके झारखंड में है। ठीक है, इसी साकची का नाम जो है वो आगे जाके बदल दिया था, उसको जमशेदपुर में कर दिया। अब यहाँ पे क्या कहा है, टिस्को को 1907 में साकची में एस्टैब्लिश किया था, नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सुबेर रेखा एंड खारकई इन झारखंड। झारखंड में दो रिवर्स हैं, जो दोनों रिवर्स आपस में कन्फ्लुएंस यानी कि मिलती हैं। और रिवर्स का नाम क्या है, सुबर्ण रेखा एंड खारकई, जो कि झारखंड में है। लेटर साकची का नाम जो है वो जमशेदपुर कर दिया गया, और जमशेदपुर जो है वो मोस्ट कन्वीनियंटली एरिया है जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो कंट्री के अंदर क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी। आगे क्या बोला हुआ है, साकची को इसलिए चूज़ किया गया इस स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। यानी कि आपके जमशेदपुर को ही क्यों चूज़ किया गया स्टील प्लांट को लोकेट करने के लिए, सेटअप करने के लिए, बिकॉज ये प्लेस जो थी वो 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। बंगाल से नागपुर जाने वाली जो ट्रेन थी ना, वहाँ पे एक कालीमती स्टेशन आता है। तो साकची जो है वो 32 किलोमीटर कालीमती स्टेशन से दूरी पर थी। एक रीज़न ये था। दूसरा ये था कि इसके पास आयरन ओर था। आयरन ओर जहाँ से आप आयरन मतलब आयरन की खदानें थी, जहाँ से आयरन को निकाल सकते थे। कोल की खदानें थी, मैंगनीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कलकत्ता विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट। ठीक है, क्या है, सबसे पहला इन्होंने रीज़न बताया कि साकची को ही इन्होंने क्यों चुना जहाँ पे ये स्टील प्लांट को इन्होंने सेटअप किया। सबसे पहला रीज़न ये था कि कालीमती स्टेशन जो है वो इससे 32 किलोमीटर की दूरी पे था। दूसरा क्या था, आयरन और कोल और मैंगनीज जो थी उनकी खाने इनके पास थी, साकची के पास थी। और कलकत्ता जो कि एक बड़ी मार्केट इनको मतलब प्रोवाइड, वहाँ पे इसको बेचा जा सकता था। इस मतलब यहाँ पे जो भी इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो भी सामान प्रिपेयर हो रहा था ना, इसको बेचा जा सकता था। इसलिए ये क्या थी, इस लोकेशन को चूज़ किया गया। टिस्को जो था वो अपना कोल झाड़िया कोल फील्ड से लेता था। आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट मैंगनीज ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लेता था। ठीक है, जो टिस्को कंपनी थी। देन उसके बाद खारकाई और रेखा रिवर जो थी, इनके इनका इतना पानी मतलब इनके अंदर इतना पानी था कि ये वहाँ से उन रिवर से ये पानी की सप्लाई भी अपनी फैक्ट्रीज तक पहुँचाते थे। और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि वो भी क्या करेगी, इस जगह पे जाके पैसा लगाएगी और वहाँ पे डेवलपमेंट करेगी। आगे क्या है, जमशेदपुर जो है वहाँ पे और भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो थे वो क्या किए किए गए, सेटअप किए गए टिस्को के बाद में। वहाँ पे केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टीन प्लेट, केबल एंड वायर की इंडस्ट्री जो थी वो सेटअप की गई। ठीक है, अब क्या है, लोकोमोटिव पार्ट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, लोकोमोटिव जो है वो इज़ अ रेल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एक रेल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो क्या करती है, ट्रेन को चलने के लिए मोटिव करती है, पावर प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, जो आपके मतलब एग्रीकल्चर में सामान वगैरह तैयार किया जाता है। मशीनरी, आपकी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। टिन प्लेट यानी कि जिससे आपके कंटेनर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। कंटेनर्स कौन से हो गए आपके, जैसे आपका बर्तन बर्तन जिसको बोलते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के बर्तन, केबल्स और वायर होगी, इनकी इंडस्ट्रीज भी सेटअप की गई। इनकी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, कहने का मतलब कि जो टिस्को है ना, आपकी टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है आपकी, ये क्या कर रही थी, इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही थी। कौन कौन सी, केमिकल्स हो गए, लोकोमोटिव्स हो पार्ट्स हो गए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर। अब आगे क्या बोला क्या है कि जो डेवलपमेंट है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, उसने मतलब दरवाजे खोल दिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो इन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू क्या होने लगी, डेवलप होने लगी इंडिया के अंदर। जितने भी सेक्टर्स हैं इंडियन इंडस्ट्री के, वो डिपेंड करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री होगी ना, कोई भी इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए ये क्या है, ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती है। इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी, देखिए मिनी स्टील मिल्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है ना, ये आपके बड़े बड़े स्टील प्लांट्स एज वेल एज छोटे स्टील प्लांट्स को क्या करती है, इंटीग्रेट करती है, उनको चलाती है। इट आल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। ये और भी चीज़ों को, और इंडस्ट्रीज़ को अपनी मतलब सपोर्ट देती है। रोलिंग मिल्स होगी जहाँ पे आपके आयरन को क्या किया जाता है, रोलिंग के थ्रू उसकी थिकनेस कम की जाती है, ठीक है। उसके बाद एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ कौन सी होगी, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ का मतलब हो गया यहाँ पे, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पे सामान वगैरह नहीं लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे मशीन्स होगी, उसके पार्ट्स हो गए, गाड़ियाँ होगी, रेलवे इंजन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं इन एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ में। अब आता है आपके पास पिटबर्ग्स। पिटबर्ग्स जो है वो क्या है, एक जगह है कहाँ पे, आपके यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पेनिसलावानिया एरिया में। ओके, इस पिटसबर्ग को नाम जाना जाता है इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि ये एक स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री जो है पिटसबर्ग में, वो बहुत सारे लोकेशनल एडवांटेजेस से यहाँ पे लोकेट की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है, जैसे कि कोल हो गया, वो मतलब लोकली आसपास के इलाके से मिल जाता है। आयरन और जो है वो आयरन माइन से, जो कि माइनासोटा, माइनासोटा भी यूएस के अंदर इसी पिटसबर्ग के पास में एक जगह है, वहाँ से यहाँ पे आयरन ओन्स जो आपके आयरन की खदानें हैं, वहाँ से आयरन और मिल जाता है, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पे है। कहाँ से? पिटसबर्ग की दूरी पे। यानी कि जहाँ पे पिटसबर्ग है ना, उससे 15 किलोमीटर की दूरी पे है मिनोस्टा, और यहाँ से आपको आयरन जो है इस इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर मिल जाता है। बिटवीन दीज माइंस एंड पिटसबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली। यहाँ पे ये जो ओर्स जो है वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहुत सस्ते दामों पे पहुंचाए जाते हैं। देन उसके बाद ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिटसबर्ग एरिया। फिर क्या करती है ट्रेन जो है वो सामान को, इस आयरन ओर को क्या करती है, ग्रेट लेक से पिटसबर्ग के एरिया में पहुंचाती है। ओहियो, मंगोलिया, अल्गानिया रिवर्स जो है वो इनको वाटर भी सप्लाई करती हैं। किसको? पिटसबर्ग की इंडस्ट्रीज को। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिटसबर्ग इटसेल्फ। पिटसबर्ग के अंदर ही बहुत सारी बड़ी बड़ी मिल्स जो है, स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो क्या है, लोकेटेड है। फिर दे आर लोकेटेड इन द वैलीज। अब कहाँ कहाँ लोकेटेड है? मंगोलिया, एल्गालिया रिवर्स के पास पास। और उसके बाद क्या है, फिनिश स्टील जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लैंड के द्वारा भी और वाटर रूट्स के द्वारा भी। आगे क्या बोला है, पिटसबर्ग जो है, पिटसबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। स्टील मिल्स के अलावा भी वहाँ पे और बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। वो फैक्ट्रीज जो है वो स्टील को यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती हैं, जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट्स हो गया, हैवी मशीनरीज हो गया, रेल्स हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं, बनाती हैं। अब आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बोला गया है, वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना, ठीक है। कपड़े को बनाना फ्रॉम यार्न, धागे से कपड़े को बनाना एक क्या है, एंशियंट आर्ट था, बहुत ही पुरानी कला है। कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, ये रॉ मटेरियल है जिनका यूज़ करके कपड़े को बनाया जाता है। टेक्सटाइल का मतलब ही कपड़ा होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डिवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन दैम। यानी कि जो जैसा जैसा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा कपड़ा बनाने के लिए, उन रॉ मटेरियल के बेसिस पे डिवाइड किया गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। जैसे कॉटन का जो यूज़ करके, कॉटन रॉ मटेरियल है, कॉटन का यूज़ करके क्या करना, कपड़ा बनाना, तो वो आ जाएगी कॉटन इंडस्ट्री। देन उसके बाद जूट रॉ मटेरियल यूज़ करके कपड़ा बनाना, तो जूट इंडस्ट्री। फिर उसके बाद आ जाएगा सिल्क इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे जैसे रॉ मटेरियल जैसा जैसा यूज़ किया जाएगा कपड़ा बनाने के लिए, वैसे वैसी वो इंडस्ट्री जो है वो डिवाइड होती जाएगी। फाइबर्स जो है वो रॉ मटेरियल होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के। फाइबर्स जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं वूल से, सिल्क से, कॉटन से, लिनियन से और जूट से। और मैन मेड फाइबर्स हो गए नाइलन, पॉलिस्टर, आर्क्लिक, रेयॉन, जो कि आपकी इंडस्ट्रीज जो आपके
लेबोरेटरीज़ वगैरह में प्रिपेयर किया जाता है। देन उसके बाद आ जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे पुरानी इंडस्ट्री है वर्ल्ड की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने तक यानी कि 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो कॉटन क्लॉथ जो थे ना वो हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स और लूम्स के द्वारा बनाया जाता था। यानी कि कपड़ा कैसे तैयार किया जाता था, चरखे के ऊपर, ठीक है, वुड्स की मशीन्स के थ्रू कपड़े को बनाया जाता था। लेकिन 18th सेंचुरी में पावर लूम्स, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली मशीनें आ चुकी थी, जिसने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या किया, उसके अंदर डेवलपमेंट लाई। और फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और फर्स्ट इंडस्ट्री जो थी पावर लूम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो ब्रिटेन में सेटअप हुई थी, और उसके बाद वर्ल्ड के दूसरे दूसरे पार्ट्स में। आज इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं कॉटन टेक्सटाइल के, जो क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े को प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया का ग्लोरियस ट्रेडिशन रहा है, मतलब वो अच्छी क्वालिटी के कॉटन के क्वालिटी के कपड़े जो थी वो बनाती थी। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया जो था वो क्या करता था, हाथों के द्वारा जो है वो कपड़े को तैयार करता था और उसको मार्केट में बेचता था। जैसे आपने इसके बारे में भी पढ़ा है, जैसे म्यूसिलीन जो है वो ढाका का था, चिंस जो था वो मसूलीपट्टनम का था, कैलिकोस कलकत्ता का, गोल्ड राउट कॉटन जो था बुरहानपुर का। सूरत और वडोदरा में भी कॉटन जो के कपड़े जो थे वो अलग अलग, मतलब अलग अलग नाम से कॉटन को जाना जाता था, और वहाँ पे अलग अलग तरह के कपड़े जो थे कॉटन के वो बनाए जाते थे। देन उसके बाद जो था वो है, बट द प्रोडक्शन जो थी हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल की, वो एक्सपेंसिव होती थी और टाइम कंज्यूमिंग होती थी। यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था, जो हाथों के द्वारा कपड़ा बनाया जाता था। इसलिए जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, उस वो कंपटीशन को फेस नहीं कर सकी न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो वेस्टर्न आपके यूरोप की तरफ से जो मशीन्स आ चुकी थी और जो कपड़ा बन के आता था, उसके साथ कंपटीशन नहीं लगा पाया कर पाया। क्यों? क्योंकि मशीन्स में कपड़ा जल्दी बन जाता था और टाइम भी कम लगता था, और वो सस्ता होता था। लेकिन जो हाथों के द्वारा कपड़ा बनाया जाता था वो महंगा होता था और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था। इसलिए वो कंपटीशन जो था वो उसके साथ वेस्ट से आए हुए कपड़े के साथ कंपटीशन नहीं कर पाया। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और वो अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक भी होता था, और मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स में वो तैयार होता था। पहली सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी मुंबई में। मतलब कहने का ये मतलब है कि पहली मशीन जो थी, सबसे पहली मशीन जिससे कपड़ा प्रिपेयर किया गया, वो सेटअप किया गया था मुंबई में 1854 में। मुंबई का जो क्लाइमेट है वो वार्म है, मॉइस्ट है, और जो इंपोर्टिंग मशीनरी यानी कि मशीन्स को इंपोर्ट कर रहा था मुंबई एक पोर्ट यानी कि सी पोर्ट के पास से, और वहाँ पे रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल था, लेबर भी वहाँ पे अच्छी थी, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल रीजन बन चुका था। मुंबई जो था वो इंडस्ट्रियल रीजन बन चुका था कपड़ा बनाने के लिए। देन उसके बाद इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लॉरिश इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, और यही इंडस्ट्री जो थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी ये फ्लॉरिश हुई, मतलब इसकी जो एस्टैब्लिश किया गया इस इंडस्ट्री को महाराष्ट्र में, गुजरात में, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी क्या है, अच्छा है, अच्छा था। बट टुडे आज में ह्यूमिडिटी जो है वो क्रिएट की जा सकती है आर्टिफिशियलिटी के साथ भी, ठीक है, मतलब हवा में नमी होना, तो ये आर्टिफिशियली भी क्रिएट की जा सकती है। रॉ कॉटन जो है वो प्योर होता है, और वो अपना रॉ मटेरियल का वेट भी लॉस नहीं करता है। सो ये इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी क्या करेगी है, डेवलप करेगी है। जैसे कि कोयम्बटूर हो गया, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो क्या की गई है, इस्टेब्लिश की गई है। अगर आप बात करेंगे किसकी, 1/3 इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट की जाती है दूसरे रीजन्स में, दूसरी कंट्रीज़ में। अब आता है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद जो है वो लोकेटेड है गुजरात पे, गुजरात के बैंक्स ऑफ द साबरमती, साबरमती रिवर में, गुजरात में साबरमती रिवर है, और उस साबरमती रिवर के पास अहमदाबाद जो है वो लोकेटेड है। अहमदाबाद में फर्स्ट मिल जो एस्टैब्लिश की गई थी वो 1859 में की गई थी। इट सून बिकम द, पहले मुंबई थी, फिर दूसरी जो मिल बनी, टेक्सटाइल सिटी बनी, वो थी कौन सी, अहमदाबाद, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी थी इंडिया की मुंबई के बाद। अहमदाबाद जो थी वो क्या करती थी, उसको मतलब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे भी फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स जो थे रिस्पॉन्सिबल थे अहमदाबाद के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने में। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो थी वो कैसे डेवलप हुई, उसके पीछे कुछ लोकेशनल फैक्टर्स थे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जब हम साक्ची के बारे में पढ़े थे, वहाँ पे आपकी टाटा आयरन और ये स्टील इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुई थी, क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो थी वो पास में मिल रही थी। उसी तरह से अहमदाबाद में भी फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल रहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने में। अहमदाबाद जो था वो सिचुएटेड है
वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज, यानी कि जहाँ जहाँ कॉटन को ग्रो किया जाता है उन एरियाज़ के आसपास अहमदाबाद जो है वो लोकेटेड है। इसका मतलब ये था कि रॉ मटेरियल जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। क्लाइमेट भी यहाँ का अच्छा था, जिसमें आप स्पिनिंग भी कर सकते हैं, वीविंग भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्लैट टेरेन होने की वजह से, मतलब एरिया जो है वो फ्लैट है, लैंड जो है, लैंड की अवेलेबिलिटी मिल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए सूटेबल थी। उसके बाद पॉपुलेशन जो है वो डेंसली है, ज़्यादा पॉपुलेशन है। गुजरात महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा है, जो कि स्किल्ड है, और सेमी स्किल्ड लेबर भी वहाँ पे ईजिली मिल जाती है। मतलब जो कपड़ा बना सकती है, स्पिनिंग कर सकती है, वीविंग कर सकती है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर सकती है। तो पॉपुलेशन इतनी होने की वजह से लोगों के अंदर स्किल टैलेंट जो है वो, मतलब ईजिली लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट भी मिल जाता है, और वो लेबर जो है वो मिल जाती उनको, इन लोगों को मिली। और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इतना अच्छा है, रोड्स भी हैं, रेलवे नेटवर्क भी है, जिससे क्या किया जा सकता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली पहुँचाया जा सकता है। मुंबई पोर्ट जो है वो भी अहमदाबाद के पास है, जो क्या करता है, इंपोर्ट कर रहा था मशीनरी को और एक्सपोर्ट कर रहा था कॉटन टेक्सटाइल को। कहने का मतलब ये है कि कपड़ा बनाने के लिए जो जो मशीनरी चाहिए थी ना बाहर की कंट्री से, उसको इम्पोर्ट किया गया, और कॉटन टेक्सटाइल जब कॉटन के कपड़े बन के तैयार हो गए, उसको दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया, भेजा गया। ठीक है, इंपोर्ट होता है कंट्री के अंदर सामान आना, एक्सपोर्ट होता है कंट्री के बाहर सामान जाना। ठीक है, तो इसलिए अहमदाबाद भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहा कॉटन टेक्सटाइल की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर आप अभी की रिसेंट के ईयर्स की, अभी रिसेंटली बात करेंगे, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स जो है वो, उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो मतलब बंद भी हो चुकी हैं। ये किसकी वजह से है? ये इस वजह से है, ड्यू टू द एमरजेंसी ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। ये क्यों हो रहा है? अहमदाबाद के अंदर ये जो टेक्सटाइल मिल्स है ना, कपड़े की जो फैक्ट्रीज है, ये क्यों बंद हो रही है? इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण क्या बताया, कि न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स जो हैं वो कंट्री के अंदर खुल चुके हैं, और मतलब इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में टेक्सटाइल कपड़े की मिल्स जो है, फैक्ट्रीज जो है वो खुल गई हैं। फिर दूसरा क्या है, मशीन्स और टेक्नोलॉजी जो अहमदाबाद की मिल्स के अंदर यूज़ हो रही है वो अपग्रेड नहीं है, पुरानी है, इसलिए अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद हो रही हैं। ठीक है, फिर आता है ओसाका। ओसाका जो है ये इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, और इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ क्या बोला गया था? देखिए, इसको बोला गया था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ओसाका के अंदर भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, कपड़े की जो इंडस्ट्री है, वो कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से डेवलप हुई है। कैसे? कि यहाँ का प्लेन जो मतलब एरिया है वो प्लेन है, जिससे लैंड जो है वो क्या कर सकती है, कॉटन मिल्स की ग्रो कॉटन मिल्स को, कॉटन के फैक्ट्रीज को ईजिली क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है। क्लाइमेट भी यहाँ का वार्म ह्यूमिड है, जो कि स्पिनिंग और वीविंग के लिए वेल सूटेबल है। रिवर योडो जो है वो सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड कर देती है मिल्स को। लेबर भी वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। लोकेशन यानी कि पोर्ट्स भी पास में है, जो क्या करते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, आपके समुद्री तट। ठीक है, जहाँ से आप क्या करते हैं, सामान को ईजिली इंपोर्ट कर सकते हैं। रॉ कॉटन जो है वो इंपोर्ट किया जा सकता है, और टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ओसाका पे, वो कम्प्लीटली डिपेंडेड है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल से। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल यानी कि जापान जो है, जापान का जो ओसाका रीजन है, वो बाहर से क्या करता है, रॉ मटेरियल को खरीदता है। और कॉटन जो है वो इंपोर्ट कहाँ से किया जाता है? इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। मतलब जापान में ओसाका जो रीजन है वो इजिप्ट, इंडिया, चाइना और यूएसए से कॉटन को क्या करता है, खरीदता है। और फिनिश्ड प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है? डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है, लो प्राइसेस में, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। Though it is one of the most important city in the country of late, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other countries. तो पहले ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, कौन सी, ओसाका के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन बाद में क्या होने लगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी ओसाका की, उसको बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी वहाँ पे डेवलप होने लगी, मशीनरी वहाँ पे डेवलप की जाने लगी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। कहने का ये मतलब है, वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो एस्टैब्लिश थी, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने वहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। ओके, लास्ट आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईटी के नाम से बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको ना एक मतलब एक स्टोरी से ऐसे बताई हुई है, कि आप इमेजिन करिए कि एक कंपनी जो है वो 24 आवर्स में कैसे पूरा दिन काम कर सकती है। तो कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो आपके यूएसए में है, जो कि, और कुछ जो है वो इंडिया के बेंगलुरु में है। और उन दोनों ने, यूएसए की सॉफ्टवेयर कंपनीज ने और आपकी बेंगलोर की सॉफ्टवेयर कंपनीज ने हाथ जो है वो ज्वाइन कर लिए हैं, ताकि वो उस पर्पस को अचीव कर सकें। ठीक है, अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना आपके लिए, ये भी एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है, जिस वीडियो को आप बाद में क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं।
बहुत सारे वेज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं इस तरह के काम को या इस तरह के पर्पस को अचीव करने के लिए, जहाँ जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि 2 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के 2 पर्सन्स हैं, जैसे सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, जो कि यूएसए में है। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में। और सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। तो वहाँ का एक पर्सन है डैनी, और सुमिता जो है वो बैंगलोर के अंदर काम करती है। दोनों ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर काम करना है। सुमिता जो है वो मतलब देखिए अब क्या है, जो यूएसए में टाइम हो रहा होगा, वो मतलब अगर यूएसए में मॉर्निंग है तो इंडिया में क्या होती है? नाइट होती है। तो 24 आवर्स जो है, अगर समिता है तो वो 24 आवर्स तो नहीं यहाँ पे काम कर सकती ना, बंदे को तो नींद भी चाहिए। और जो ये डैनी था, ये भी अब पूरा दिन काम नहीं कर सकता है। अगर मॉर्निंग में कर रहा है तो शाम को तो उसको जो है वो फ्री होना ही होना है। तो क्या किया गया, दो कंट्रीज जो है वो आपस में मिलकर काम कर रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, ठीक है, टेलीफोन्स के थ्रू। तो उसी तरह से यहाँ पे ये बोला गया कि डैनी जो है वो कैलिफोर्निया में काम कर रहा है, लेकिन समिता जो है वो क्या है? सोई हुई है बैंगलोर में। और जैसे ही डैनी अपना काम खत्म करके शाम को घर जाता है, तो वो क्या करता है, एक मैसेज जो है समिता को छोड़ देता है और अपने पूरी काम की प्रोग्रेस के बारे में बताता है कि जो ये वाला प्रोजेक्ट है, हम मैंने इतना काम कर दिया, अब इसके आगे का काम तुम करोगी। फिर जैसे ही समिता स्कूल मतलब ऑफिस जाती है, तो वहाँ पे जाके वो देखती है कि एक मैसेज आया हुआ है जो कि उसको डैनी ने भेजा है। फिर वो इस मैसेज को पढ़ती है, और पढ़ने के बाद जितना काम रह गया था उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो उसको करती है। तो इस तरीके से कहने का ये मतलब है कि दोनों जो है वो 24 आवर्स, दोनों कंट्रीज जो है वो मिलकर 24 आवर्स काम कर रही है और अपने गोल को अचीव कर रही हैं, ठीक है? ये बताया गया है यहाँ पे कि ये किसकी वजह से हो रहा है, हो रहा है कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। जो जो क्या कर रही है, दूर दूर बैठे हुए लोगों को भी ऐसे मतलब लग रहा है कि वो दोनों आपस में बैठकर मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से है। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो डील करता है स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की स्टोरेज को स्टोर करके रखना, उसको प्रोसेस करना और लोगों तक पहुँचाना। टुडे ये जो इंडस्ट्री है ये ग्लोबल बन चुकी है। ग्लोबल बनने का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन जो है वो इस इंफॉर्मेशन को या इस इंडस्ट्री का यूज़ कर रहा है। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशल सोशल इकोनॉमिक इवेंट्स की सीरीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती है। मेन फैक्टर जो है इन लोकेशन का या इन इंडस्ट्रीज़ का वो क्या है, मतलब कहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ जो है वो लोकेटेड है, या वो कहाँ पे उनको एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो वो है आपका जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो वहाँ का। और जहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज़ जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो लोकेटेड है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है? कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में, और इंडिया में बेंगलुरु में, ठीक है? यहाँ पे आपकी आईटी इंडस्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश्ड है। फिर बेंगलुरु जो है वो कहाँ लोकेटेड है? डेक्कन प्लेट्यू में। अब डेक्कन प्लेट्यू क्या है, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। डेक्कन प्लेट्यू जो है ना आपका, इसको आपको जो है वो पेनिसुलर प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ में इसको ग्रेट पेनिसुलर प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ट्रायंगुलर होता है, और इसके इर्द गिर्द में 3 रेंजेस जो है वो माउंटेन रेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और डेक्कन प्लेट्यू जो है ये ज़्यादातर एरिया जो है साउथ इंडिया का क्या करता है, कवर करके इसने रखा हुआ है। और इसको जो है वो क्या है, डेक्कन प्लेट्यू को, इसको जो है वो सिलिकॉन प्लेट्यू का नाम भी दिया गया है। सिलिकॉन जो है वो क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि आपकी ग्लोब की, यानी कि आपके वर्ल्ड की जितनी भी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है ना, वो आपकी कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में है। इसलिए इंडिया के बेंगलुरु को भी सिलिकॉन प्लेट्यू के नाम से जाना गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है ना, वो बेंगलोर के अंदर ही लोकेटेड हैं, ठीक है? समझ में आया सिलिकॉन क्यों बोला है? क्योंकि सिलिकॉन जो कि कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया में है, वहाँ पे आपकी ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो है, जैसे आपकी एप्पल होगी, किस्को होगी, मेटा होगी, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, आपकी ग्लोबल कंपनीज हैं, जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मतलब मिलती हैं। जैसे एप्पल का आईफोन यूज़ कर रहे हो, एप्पल के टैब्स यूज़ कर रहे हो आप, फिर उसके बाद टैब जो वो टैब्स आते हैं, ठीक है, तो मैकबुक्स होगी एप्पल की। तो ये एक ब्रांड है जो कि आपको कंट्री में कहीं ना कहीं, वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में देखने को मिलता ही है। तो सिलिकॉन वैली का मतलब जहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो है वो लोकेटेड हो, जैसे कि एप्पल हो गया, मेटा हो गया, ठीक है, वीज़ा हो गया, ये सारी जो है वो क्या है, आपकी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं। इसलिए इंडिया के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, इसलिए उसको नाम दिया गया है बेंगलुरु, सॉरी, सिलिकॉन प्लेट्यू।
आगे क्या बोला है इसको, ये सिटी जो है वो जानी जाती है, यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो माइल्ड रहता है पूरा साल। सिलिकॉन वैली जो है वो पार्ट है किसका, सेंटा क्लारा वैली का, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स के पास में जो एरिया है, यानी कि जो कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली की बात हो रही है, वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट रहता है। टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुँच जाता है कई बार। लोकेशनल एडवांटेजेस, सिलिकॉन प्लेट्यू, बैंगलोर के अंदर जो लोकेशनल एडवांटेजेस है, जैसे रॉ मटेरियल मिल जाना, पानी की अवेलेबिलिटी मिल जाना, ये सारी की सारी वहाँ पे है, इसलिए वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप की गई है। और सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में ये आपको मतलब आगे बताया गया है। यू मे नोटिस द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू सिटीज़, दोनों सिटीज़ के बीच में आपको एक समानताएं जो है, सिमिलैरिटीज जो है वो देखने को मिल जाएंगी। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ऑफ इंडिया सच एज मुंबई। तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल हब्स जो हैं, सेंटर्स जो हैं वो क्या किए गए हैं, इमर्ज किए गए हैं। जैसे मुंबई हो गया, ठीक है, उसके बाद न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, अदर सिटीज़ जैसे कि गुड़गांव, पुणे, त्रिवेंद्रमपुरम, कोची, चंडीगढ़, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। हाउएवर बेंगलोर जो है, यहाँ पे यूनिक एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डू यू नो वाई डू हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज ग्रुप टुगेदर, कि हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रुप जो है वो इकट्ठे क्यों होते हैं। तो जैसे दे कैन बी लोकेटेड नियर मेन रोड, हाईवेज फॉर इजी एसेस, तो वो क्या होते हैं, रोड के पास में होते हैं, बिल्कुल हाईवेज के पास में होते हैं, और वो इजीली मतलब एक दूसरे के साथ क्या है जल्दी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्म्स जो है बेनिफिटेड फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे को नॉलेज भी एक्सचेंज करती हैं। सर्विस एंड फैसिलिटी सच एज रोड, कार पार्क्स एंड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी ऑर्गेनाइज एफिशिएंटली। तो अब जो सामान वो तैयार करेंगी तो उसकी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाना, रोड्स, कार्स, पार्क्स, वेस्ट डिस्पोजल को मतलब फेंकना, जो भी मतलब गंद वगैरह होगा उसको फेंकना, तो ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज की गई हैं, इसलिए जो आपकी हाईली इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हैं वो इकट्ठे काम करती हैं। ठीक है, तो ये था आपका इस इम्पोर्टेंट चैप्टर में। यहाँ पे आपको ये भी पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बताया था कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी ना, फोर्ट ग्लॉस्टर, कलकत्ता में हुई थी 1818 में, लेकिन वो क्लोज हो गई थी कुछ टाइम बाद, इसलिए जो पहली सक्सेसफुल जो रही, जो काफ़ी टाइम तक चली, वो मुंबई में ही एस्टैब्लिश हुई थी 1854 में। तो बच्चे यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ आया है, ठीक है, आप मुझे पूछ सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट्स जो हैं वो डालकर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगी वो क्वेश्चन आंसर्स पे रहेगा। अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।